चलिए आज की क्लास अब शुरू कर रहे हैं। कल जो लास्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो हिमेटोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के बारे में इंट्रोडक्शन फेज आपको बताया था। इंट्रोडक्शन फेज में मैंने एक वर्ड जो बताया था कि आपको पूरे चैप्टर में याद करके रखना है, वो था पोइसिस। ठीक है, पोइसिस एक वर्ड बताया था और वो कंपोनेंट जो सेल को ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काम आते हैं, वो कंपोनेंट्स को आपको याद रखने थे, जिसमें से ऑक्सीजन था। गैसेस में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर कार्बोहाइड्रेट की चेन थी, प्रोटीन की चेन थी, लिपिड की चेन थी। ठीक है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स थे। तो आपकी फूड से जो मिलने वाले सब्सटेंस है वो सारे हमें यहाँ पे याद रखे थे। इंट्रोडक्शन फेज में ज्यादा बोर्ड पे ध्यान नहीं होगा, आपको मुझे सुनना है और चीजों को समझना है। चाहे तो आप साथ साथ में नोट्स भी लिख सकते हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये इस बुकलेट से पढ़ा रहा हूँ, और ये बुकलेट जो है ये सेल्फ प्रिपेयर्ड बुकलेट है। तो इसमें जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ आपको कहीं दूसरी बुक में नहीं मिलेंगे, बट कोशिश करूँगा कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में कि सबसे पहले हमें इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। तो इस यूनिट में आपको हिमेटोपोइसिस के बारे में पता लगेगा, इस यूनिट में आपको इरिथ्रोपोइसिस के बारे में पता लगेगा, इस यूनिट में आपको थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में पता लगेगा, इस यूनिट में आपको ल्यूकोपोइसिस के बारे में पता लगेगा। यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट तीनों की जो फॉर्मेशन है इसके बारे में पता लगेगा। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो हेमेटोपोइसिस इज अ फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन द बोन मैरो। इसका मतलब ये हुआ कि हेमेटोपोइसिस है वो क्या है, एक तरीके का फंक्शन है और डेवलपमेंट है किसका, वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स का। वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स की अगर बात करूं तो जो भी आपके ब्लड सेल्स, ब्लड से रिलेटेड सेल्स हैं या अदर सेल्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे सेल बेसिस पे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कहाँ बनते हैं, हमारे बोन मैरो में बनते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो मुझे बीच में बता दीजिएगा, मैं दोबारा उसको रिपीट करूंगा। उसके बाद आते हैं आगे समझेंगे। तो जो सेलुलर कंपोनेंट है वो डेवलप होते हैं किसमें, स्टेम सेल इन द बोन मैरो। अब ये तो पता लग गया कि भाई कंपोनेंट जो है वो बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो में सबसे पहला क्या बनता है, तो स्टेम सेल। सबसे पहला जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा डायग्राम में समझिए इस चीज को, भाई आपका लॉन्ग बोन में बनेगा। ठीक है, लॉन्ग बोन में आपका बोन मैरो रहता है। तो ये लॉन्ग बोन का जो मिडिल पार्ट है ये हो गया आपका बोन मैरो का पार्ट। ठीक है, और इसी बोन मैरो में आपका क्या है, यहां पे ये जो फॉर्मेशन है वो स्टेम सेल की होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जो ह्यूमन है उसमें जो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है यानी जब ह्यूमन बॉडी बन रही होती है तो उस टाइम पे यॉर्क सेल नाम से एक यॉर्क सैक, YOLK, यॉर्क सैक सी। ठीक है, यॉर्क सैक एक पार्ट है सेलुलर का, ब्लड सेल का, जो फॉर्म होता है सबसे पहले। और इसका जो डेवलपमेंट है, ये तो होगी फॉर्मेशन कि भाई बन कहाँ रहा है। तो आपका ये क्या है, ये आपका बोन हो गया, ये आपका लॉन्ग बोन हो गया। ठीक है, और लॉन्ग बोन में ये आपका बोन मैरो हो गया। ठीक है, बोन मैरो में आपका स्टेम सेल। बोन मैरो जो है वो दो पार्ट में आता है, एक येलो मैरो और एक रेड मैरो। ठीक है, याद रखना बोन मैरो दो फेज में रहता है, एक येलो मैरो होता है और एक रेड मैरो होता है। रेड मैरो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके लिए, आरबीसी के लिए, और येलो मैरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल आगे जो फॉर्मेशन होता है वो कराता है आपकी आइदर प्लाज्मा हो या डब्ल्यूबीसी सेल्स हो। ठीक है, कुछ सेल्स आपके इधर रेड मैरो की हेल्प से भी बनते हैं। फिर ये तो होगी जी कि आपका यहाँ पे ये बन रहा है, वो देख पा रहे हैं कि भाई इस फेज में तो ये बन रहा है। अब इसकी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, ऐसा तो नहीं है भाई जहाँ से वो चीज बनी। ठीक है, जैसे हम हैं, ह्यूमन है, ठीक है, हमें हमारा बर्थ कहाँ होता है, हमारी मदर से हमारा बर्थ होता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें हम अपनी मम्मी से ही सीख लेते हैं, नहीं, हम स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, ठीक है, फिर अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चीजें सीखते हैं, कुछ हमें माँ बाप भी चीजें सिखाते हैं। तो ऐसे ही सेल भी क्या करता है, पहले बोन मैरो में बन गया, बोन मैरो में कहाँ पे जाके
लॉन्ग बोन में, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल से उसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, जब एक बार शुरुआत होगी तो उसकी डेवलपमेंट फेज आती है। डेवलपमेंट फेज जो है वो आपका शुरू होता है इसमें ब्लड सेल का। कहां से? तो वो शुरू होगा लिवर लिम्फ नोड्स, जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अब क्या करते हैं ये ऑर्गन्स जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सेल जब फॉर्म हो जाता है तो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पास उसको रखते हैं, अपना काम कराते हैं। ठीक है, तो जिससे वो उसकी डेवलपमेंट भी होती है और उन ऑर्गन सिस्टम में उनका भी अपना काम होता रहता है। तो उसको समझने के लिए, तो ब्लड फॉर्मेशन ऑकर इन एग्रीगेट ऑफ ब्लड सेल इन yolk sac, and as the embryo developed, blood formation occur in spleen, liver and lymph nodes। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो कहाँ कहाँ हो रही है? स्प्लिन, लिवर और लिम्फ नोड। अब स्प्लिन में डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है, एक आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो भी याद रखना स्प्लिन में जाके ही होता है। ठीक है, डीनेचर जिसे हम कहते हैं, डीनेचुरेशन। आवाज क्लियर आ रही है आपको? मुझे बीच में बताते भी रहे। आशा, आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, ओके। अंजलि, आपको समझ में आया बच्चे इतना? ठीक है। आशा, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आए तो बीच में रोक देना, क्योंकि देखो ये वाला जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकली कुछ ज्यादा समझने का नहीं मिलेगा, इसमें थ्योरी ही आपको मिलेगी। तो आपको जहां नहीं समझ में आएगा तो मैं दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसमें और हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में? तो द पॉलीफॉर्मेशन एंड सेल्फ रिन्यूअल ऑफ रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल डिपेंड ऑन स्टेम सेल फैक्टर्स। अब स्टेम सेल के जो फैक्टर्स हैं, अभी जो स्टेम सेल बना इसमें दो फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, ये आप आगे जब देखोगे एक चार्ट आएगा, आपको चार्ट में समझ में आएगा वो चीज। चार्ट जो है आपका इस तरीके से, ये वाला जो चार्ट है यहाँ वाला, ये चार्ट जो है सेल कैसे कैसे आगे डिवाइड हो रहा है, तो इसमें आप समझोगे अच्छे से। तो अब ये जो है, चाहे वो व्हाइट ब्लड सेल हो यानी आपका ल्यूकोसाइड हो, या रेड ब्लड सेल यानी इरेथ्रोसाइड हो, ये डिपेंड करता है कि स्टेम सेल से कौन से सेल में वो बनेगा। वो कैसे पता लगता है? उसके फैक्टर्स से। ठीक है, स्टेम सेल का जो फैक्टर्स है उससे पता लगेगा। जैसे आपका ह्यूमन बेबी है, जब बेबी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है मदर के राउंड में, तो उस टाइम पे जो उसका जेंडर है वो डे फर्स्ट से नहीं पता लगता है, वो थर्ड फोर्थ वीक में जाके उसका फॉर्मेशन का पता लगता है, भाई आइदर वो ही होगा या शी होगा। तो ऐसे ही आपका जो स्टेम सेल है जब वो बन रहा होता है, जब वो बन के निकलता है तो वो उसके फैक्टर के अकॉर्डिंग पता लगता है कि भाई वो आरबीसी का रिन्यूअल में जाएगा या डब्ल्यूबीसी के रिन्यूअल में जाएगा। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम। Hematopoiesis is defined as the formation and development of various cellular components of blood in the bone marrow. The cellular component of blood are developed from hematopoiesis stem cell। ठीक है, तो ये यही लाइन, सेम ही लाइन है जो पहले थी कि भाई सारे सेल जो हैं वो कहाँ बनते हैं? आपके बोन मैरो में बनते हैं। और बोन मैरो में किसके थ्रू बनते हैं? तो स्टेम सेल के थ्रू बनते हैं। जो आपके पहले जो सेल फॉर्मेशन है वो लॉन्ग बोन में, बोन मैरो के अंदर हो रही है। और बोन मैरो में आपका सबसे जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या है? स्टेम सेल का प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसे हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। हीमोसाइटोब्लास्ट। ठीक है, स्टेम सेल को हम, स्टेम सेल का अदर नेम क्या है? हीमोसाइटोब्लास्ट। मैंने बताया था ना, अगर हम सेल के बारे में बोलेंगे तो ब्लास्ट लगाएंगे, और पॉइसिस बोलेंगे तो उसके फॉर्मेशन यानी उसके डेवलपमेंट, उसके बनने की बात कर रहे होंगे। ठीक है,
विथ फर्दर, इसको तो रहने देते हैं ना। अब जितना भी जैसे मैंने आपको बताया था हमारी इनसाइड द बॉडी हो रहा है, तो ये सारा जो मैकेनिज्म परफॉर्म होता है, यानी हेमेटोपोइसिस का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो परफॉर्म जो हो रहा है वो क्या होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट में होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब बहुत छोटा एनवायरनमेंट चाहिए उसको, बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेल भी बहुत छोटा है, माइक्रो लेवल का है, और आपका जो इसका डेवलपमेंट है या जो इसका अकरेंस है हिमेटोपोइसिस का, वो क्या है, उसके लिए एनवायरनमेंट कौन सा चाहिए, तो माइक्रो एनवायरनमेंट इसके लिए चाहिए, जो कि क्या है, स्टेम सेल की ग्रोथ के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो कैसा चाहिए, माइक्रो एनवायरनमेंट चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो हिमेटोपोइसिस है या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो अगर कहीं पे HPSC लिखा हुआ आएगा तो वो उसकी फुल फॉर्म क्या होगा, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये सी है, सी, ठीक है। मैं आपको साथ में एक पिक्चर दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड में पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रही होगी, जो अभी लाइव क्लास पे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ नज़र आ रहा है पिक्चर में, क्लियर है, या पिक्चर और चेंज करूँ? क्लियर आ रही है, ठीक है, क्लियर आ रही है तो फिर देखते हैं इसी से। मैं थोड़ा अभी साइड हो जाता हूँ जिससे आपको पिक्चर दिखता रहेगा और मैं बताता भी रहूँगा, तो बहुत जल्दी जो थ्योरी पार्ट है उसमें इतना नहीं समझना होगा, बहुत जल्दी आप कैसे नॉर्मली समझ जाओगे। तो जो सबसे पहला सेल आप देख पा रहे हो, ठीक है, वो आपका है स्टेम सेल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट कहते हैं। हीमोसाइटोब्लास्ट जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, जिसे हम माइलॉइड और लिम्फॉइड, ठीक है, दो नाम से जानते हैं, कॉमन माइलॉइड प्रोगेस्टर और कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था आपको, आपने ध्यान दिया हो अगर, जब सेल फॉर्मेशन की मैं पढ़ाने की बात कर रहा था, थोड़ा सा मैं अभी बोर्ड दिखाता हूँ आप लोगों को। अब आप बोर्ड ध्यान से देखिएगा।
तो सबसे पहला क्या बन रहा है, आपका स्टेम सेल बन रहा है। स्टेम सेल क्या है, इस तरीके का है और वो फर्दर आगे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो स्टेम सेल जो है वो आपका क्या है, हीमोसाइटोब्लास्ट। ठीक है, साइटोब्लास्ट, ये आपका स्टेम सेल जो है, सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेम सेल भी बोलते हैं। देखो वर्ड स्टेम सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेम सेल, और साथ ही में हम इसको दूसरे और किस नाम से जानते हैं, तो हीमोसाइटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो आगे जब ये सेल क्या है, सबसे पहले कहां बन रहा है, ये आपका बोन मैरो। ठीक है, ये बन रहा है आपका बोन मैरो में। ठीक, अब ये सेल के अंदर सारे सेल बनने की क्षमता होती है, चाहे वो WBC हो, WBC में भी न्यूट्रोफिल हो, लिम्फोसाइट हो, मोनो हो, स्नो हो, बैसे हो, या RBC हो, या प्लेटलेट हो, किसी भी टाइप का सेल हो, इस हीमोसाइटोब्लास्ट सेल में ये एबिलिटी होती है कि वो उस सेल में कन्वर्ट हो सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो आता है, जब ये आगे फर्दर जब आप जाओगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो दो पार्ट में जब डिवाइड हो रहा है तो इसका शेप अभी भी सेम ही है, जैसे पहले था, शेप अभी भी सेम है, थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, बाकी रेस्ट सारा सेम ही है। हाँ सौरभ, माइक म्यूट कर लें, क्लास चल रही है अभी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, माइक म्यूट करके रखें, अभी क्लास कंटिन्यू हो रखी है। अब ये दो पार्ट है, कॉमन माइलॉइड प्रोगेस्टर और कॉमन लिम्फोइड प्रोगेस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई हमारा स्टेम सेल, बोन मैरो से हमारा सेल बनना शुरू होता है। तो बोन मैरो से सबसे पहले बना, अगर हम सेल बोलेंगे तो क्या होगा, एक तो स्टेम सेल बोलेंगे और इसी का दूसरा नाम क्या है, मोनोसाइटोब्लास्ट। अब ये दोनों ये जो मोनोसाइटोब्लास्ट है, ये फिर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हुआ। किस किस में, पहला हुआ कॉमन माइलॉइड प्रोगेस्टर, दूसरा कॉमन लिम्फोइड प्रोगेस्टर। ठीक है, तो लिम्फोइड से ही आपको समझना है कि क्या है, लिम्फ नोड की बात की जा रही है। ठीक है, ये माइंड में ध्यान रखना, लिम्फोइड मतलब लिम्फ नोड्स वाली बात की जा रही है, यानी इसके अंदर क्या है, टी सेल्स और बी सेल्स पक्का मिलेंगे। ठीक है, टी सेल्स और बी सेल्स पक्का मिलेंगे। याद रखना, लिम्फोइड जहां पे भी यूज होगा किसी भी सेल को डिफाइन करने में, अगर लिम्फोइड वर्ड यूज हो रहा है, यानी वो उसमें टी सेल और बी सेल की एबिलिटी जरूर होगी। ठीक है, टी लिम्फोइड और बी लिम्फोइड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब कॉमन, इतना बात क्लियर हो गया कि भाई दो पार्ट में हो गया, कॉमन माइलॉइड और कॉमन लिम्फोइड। तो माइलॉइड में अगर आता है, माइलॉइड में क्या होगा कि भाई इसमें आपको क्या मिलेंगे, ग्रैन्यूल्स वाले सेल्स मिलेंगे और न्यूक्लियस वाले सेल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ग्रैन्यूल्स वाले सेल मिलेंगे और न्यूक्लियस वाले सेल मिलेंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, यानी बनते टाइम पे होगा ही होगा। तो सबसे पहले जब हम बात कर लेते हैं, तो जब ये दो पार्ट बन गया, उसके बाद क्या हुआ, आपके मैं बैकग्राउंड पे एक स्क्रीन भी प्ले कर दे रहा हूं साथ में, जिसमें आप देख पाओगे इजीली फिर से। ठीक है, तो मेरे लेफ्ट साइड में अभी जो ऑनलाइन क्लास में बच्चे हैं वो देख पा रहे होंगे इजीली। बाकी आपको मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उनको भी आपको दिखा सकूं मैं इजीली, थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए।
ठीक है, एक जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है उसमें भी मैंने कोशिश की है कि स्क्रीन को फोकस करके मैं दिखा पाऊँ। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा स्टेम सेल बन गया जिसे हम हीमोसाइटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, और ये दो पार्ट में आ गया, कॉमन माइलॉइड प्रोगेस्टर और कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर। अब कॉमन लिम्फॉइड का पहले कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, ये क्या बनेगा, नेचुरल किलर सेल, या और दूसरा इसका नाम क्या कहेगा, लार्ज ग्रैन्युअल लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये पता लग गया कि भाई सबसे पहले लिम्फोसाइट कैसे बन रहे हैं, इसको ध्यान देना है। लिम्फोसाइट कैसे बन रहे हैं, तो लिम्फोसाइट आपके बन रहे हैं, सबसे पहला आ रहा है आपका स्टेम सेल। ठीक है, फिर वो स्टेम सेल किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर में। कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर से फिर वो कन्वर्ट हो रहा है नेचुरल किलर सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रैन्युलर, लार्ज ग्रैन्युलर आपका लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एक पार्ट कि भाई एक सीक्वल में क्या हुआ, सबसे पहले स्टेम सेल बना, स्टेम सेल से आपका कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर बना, कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर से आपका लिम्फोसाइट बन गया लार्ज। ठीक है, लार्ज ग्रैन्युल्स वाला लिम्फोसाइट बन गया। उसके बाद कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर से अब दूसरे पार्ट में आगे क्या डिवाइड हो रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे दूसरे सीक्वेंस में पीछे में राइट हैंड साइड पे। तो उसमें क्या है आपका लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट, यानी एक तो लार्ज बन गया, अब बनेगा स्मॉल। ठीक है, अब स्मॉल लिम्फोसाइट जब बनेगा तो क्या होगा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। मैंने पहले बताया था कि आपका अगर लिम्फॉइड की बात हो रही है तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जरूर आएगा, उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का काम कर सके। अब टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट क्या होता है, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये एक तरह के हेल्पिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर टी लिम्फोसाइट तक बन गया, तो टी लिम्फोसाइट बनने की फॉर्मेशन क्या हुई, अब फिर दोबारा स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेम सेल था, स्टेम सेल से बना कॉमन लिम्फॉइड, कॉमन लिम्फॉइड से बना स्मॉल ल्यूकोसाइट, और स्मॉल ल्यूकोसाइट से बना टी लिम्फोसाइट। ठीक है, स्मॉल लिम्फोसाइट के बाद क्या बना, टी लिम्फोसाइट। अब जो स्मॉल लिम्फोसाइट था अब वो आगे और फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो टी में और एक बी में। तो अब बी वाले की बात करेंगे, तो बी वाले की जब बात करेंगे तो बी वाले के बाद लास्ट में कंपोनेंट क्या बन रहा है हमारा, प्लाज्मा सेल बन रहा है। तो प्लाज्मा सेल बन रहा है, तो अब फिर से शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला हो गया हमारा स्टेम सेल, स्टेम सेल के बाद आ गया आपका कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर, कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर के बाद स्मॉल लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट के बाद बना बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट के बाद बन गया प्लाज्मा सेल। देखो ये स्टेज है बनने की। ठीक है, तो ये स्टेज आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मेशन है, इसमें आप अगर आगे पीछे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट अपने पास बना के रख लेना और इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। इसमें समझने वाला बस एक यही पार्ट है कि भाई स्टेप कैसे चल रहा है, एक साथ याद करने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा, पार्ट पार्ट में याद करना। तो पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा भाई, सबसे पहला पार्ट होता है कि हमारा जो फॉर्मेशन है हिमेटोपोइसिस का वो सबसे पहला स्टार्ट होता है बोन मैरो में, और जो पहली स्टेज होती है वो होता है हीमोसाइटोब्लास्ट। ठीक है, उसको हम स्टेम सेल के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेम सेल जो है फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला क्या है माइलॉइड और दूसरा लिम्फोइड। ठीक है, दो वर्ड याद कर लो, कॉमन माइलॉइड भी याद करने की जरूरत नहीं है, राइट, आपका एक वर्ड याद कर लो माइलॉइड और दूसरा याद कर लो लिम्फोइड। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आ जाओ लिम्फोइड वाले सेक्शन में। सबसे पहले तो लिम्फोइड में, लिम्फोइड बनते ही फिर वो उसकी दूसरी स्टेज आती है जिसमें वो नेचुरल किलर सेल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, जैसे ही लिम्फोइड में आ गए तो वो क्या बनता है, एक नेचुरल किलर सेल बनता है। किलर सेल का मतलब क्या है, दूसरे सेल्स को मारना खत्म करने वाला सेल। ठीक है, किलर सेल की जो नेचर है, किलर मतलब ही है कि वो मार धाड़ करता है आपके शरीर में। ठीक, तो किलर सेल क्या है, तो वो लार्ज लिम्फोसाइट है एक तरीके का। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ग्रैन्यूल्स है। ठीक है, ग्रैन्यूल्स है, उसमें आपको डॉटेड पार्ट दिख भी रहा होगा, वो क्या है, आपके ग्रैन्यूल्स है। ये जो डॉटेड पार्ट आप देख रहे हो ये आपके ग्रैन्यूल्स है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ इसी में लिम्फोइड में ही, लिम्फोइड में जो दूसरा स्मॉल लिम्फोसाइट, मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, तो वो क्या बनता है आपका टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला क्या बन रहा था, स्टेम सेल,
फिर लिम्फॉइड, लिम्फॉइड कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर, फिर कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर से आपका नेचुरल किलर सेल जिसे हम लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट भी कहते हैं और स्मॉल लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। ये दूसरा हो गया आपका स्मॉल लिम्फोसाइट। फिर स्मॉल लिम्फोसाइट आगे किस में बन रहा है, तो वो आपका बन रहा है टी लिम्फोसाइट में और बी लिम्फोसाइट में। टी लिम्फोसाइट के बाद आगे कुछ नहीं बनता है, फिर बी लिम्फोसाइट पे आ जाता है। तो बी लिम्फोसाइट के बाद एक और स्टेज होती है फॉर्मेशन की, वो होती है आपकी प्लाज्मा सेल। ठीक है, अब ये कहां कहां पे जाके फॉर्मेशन इसका जो कैसे कैसे इसकी डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट वाला स्टेज है। देखो ये हुआ फॉर्मेशन का जी, यहां बना, फिर यहां से इसकी डेवलपमेंट शुरू हो रही है सेल की। भाई पहले आया कॉमन लिम्फोइड प्रोगेस्टर पे आया, फिर यहाँ से एक नेचुरल में चला गया, एक आपका स्मॉल लिम्फोसाइट में चला गया, फिर स्मॉल लिम्फोसाइट से फिर आगे दो में डिवाइड हो गया, एक टी बन गया, एक बी बन गया, फिर टी वाला वहीं खत्म हो गया, उसका काम वहीं फिनिश हो गया बनने के बाद, वो पूरा मैच्योर डेवलप हो गया। फिर लेकिन ये अभी भी नहीं हुआ, ये अभी भी इसके पास एक एबिलिटी है बनने की, तो वो आगे जाके प्लाज्मा सेल बना लास्ट में। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिम्फोइड वाला सेक्शन क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड माइलॉइड वाले में। ठीक है, तो माइलॉइड वाले में जब आएंगे, जब इधर आप देखोगे बैक साइड में, देखो मैं स्क्रीन पे साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो हो सकता है आपको कुछ मेरा सेल वाला पोर्शन क्लियर दिखे ना, तो मैं कोशिश करूंगा साइड से ही रह के करने की। ठीक है, तो स्क्रीन की बात कर लेते हैं। और तो अब कॉमन माइलॉइड प्रोगेस्टर की बात करते हैं। तो कॉमन माइलॉइड प्रोगेस्टर में जब आपका स्टेम सेल कॉमन माइलॉइड प्रोगेस्टर में जाता है, उसके बाद ये कितने में फर्दर डिवाइड हो रहा है, तो आपके ये 4 सेल में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है आपका मेगा क्रायोसाइट। ठीक है, या बड़ा, मेगा यानी बड़ा, मेगा से ही वर्ड समझ में आ रहा है क्या है, बड़ा है। ठीक है, फिर दूसरा बन रहा है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट में भी 2 फेज है, एक न्यूक्लिएटेड है और एक नॉन न्यूक्लिएटेड है। मतलब जो आरबीसी है वो पहले न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, और उसके बाद नॉन न्यूक्लिएटेड में बन जाता है। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब जब वो पूरा मैच्योर डेवलप हो गया तो क्या होता है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या हुआ, स्टेम सेल बना, स्टेम सेल से कॉमन माइलॉइड प्रोगेस्टर बना, कॉमन माइलॉइड से फिर पहला जो सेल बन रहा है इसमें क्या बन रहा है, मेगा क्रायोसाइट, फिर दूसरा बन रहा है आपका इरिथ्रोसाइट, तीसरा बन रहा है मास्ट सेल, और फिर लास्ट क्या बन रहा है, माइलॉइड ब्लास्ट, माइलोब्लास्ट। ठीक है, तो अब माइलोब्लास्ट क्या है, वो आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है। यानी WBC जो सेल है वो कहाँ बनने में शुरू हो रहा है, माइलॉइड ब्लास्ट। जब स्टेम सेल से माइलॉइड में बना, माइलॉइड प्रोगेस्टर में बना, ठीक है, माइलॉइड प्रोगेस्टर में बना, फिर वो क्या हुआ, माइलोब्लास्ट। जब माइलोब्लास्ट बन गया तो उसके अंदर अब कितनी एबिलिटी बची, उसके अंदर बस वो एबिलिटी बची जो आपके WBC सेल यानी बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट। ठीक है, ये आपके जो 4 सेल्स हैं, ठीक है, ये जो 4 सेल्स हैं ये बनने में इसकी एबिलिटी आई। ठीक है, क्लियर हुआ? सॉरी, हेलो। टी सेल, टी सेल, टी सेल जो है वो आपका लिम्फोइड से बन रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा है ना स्मॉल लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट है, देखो कितने डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में कितने सेल थे, 5 सेल थे। वो 5 सेल में से एक सेल कहां बन रहा है आपका, लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, वो बन रहा है आपका लिम्फॉइड प्रोगेस्टर में, कॉमन लिम्फॉइड प्रोगेस्टर से। ठीक है,
लेकिन जो बाकी बचे हुए 4 सेल थे WBC के, वो कहां से बनना, स्टेम सेल से पहले गए माइलोइड प्रोगेस्टर में, माइलोइड प्रोगेस्टर से आपका आया माइलोइड माइलोब्लास्ट में, माइलोब्लास्ट से फिर आपका बेसोफिल, चाहे न्यूट्रोफिल या स्नोफिल और मोनोसाइट, ये 4 सेल बने। क्लियर हुआ? ठीक है। माइलोइड से देखो सेल कहां बना, आपका बोन मैरो में बना। ठीक है, बोन मैरो में बनने के बाद आपका वो कहां से बन रहा है, रेड मैरो और येलो मैरो, ये 2 ही पार्ट है जिसकी हेल्प से बनता है। ठीक है, और आपका हीमोसाइटोब्लास्ट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ब्लड में जितने भी आपके सेल्स प्रेजेंट हैं वो सारे सेल बना सकता है आपका स्टेम सेल। ठीक है, तो वो सबसे पहले डिवाइड करता है अपने आप को 2 पार्ट में, स्टेम सेल अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला होता है आपका कॉमन माइलोइड प्रोगेस्टर, दूसरा होता है कॉमन लिम्फोइड प्रोगेस्टर। लिम्फोइड से ही आपको दिमाग में रखना है कि टी सेल मिलेगा, बी सेल मिलेगा, प्लाज्मा सेल मिलेगा। क्लियर हो गया? टी सेल मिलेगा, बी सेल मिलेगा, प्लाज्मा सेल मिलेगा, ये 3 सेल मिलेंगे ही मिलेंगे। और लिम्फोइड है मतलब लिम्फोसाइट भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाओ इधर से माइलोइड में। माइलोइड की जब बात करते हैं तो हमें क्या माइलोइड में मिल रहा है, सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट जो है वो माइलोइड के फॉर्मेशन, माइलोइड जब स्टेम सेल माइलोइड सेल में बदल जाता है, माइलोइड प्रोगेस्टर में बदल जाता है, तो क्या है, मेगा क्रायोसाइट। ठीक है, मेगा क्रायोसाइट जो सेल है वो आगे फर्दर बनता है थ्रोम्बोसाइट में। ठीक है, जो हमारे प्लेटलेट होते हैं। ठीक, और माइलोइड प्रोगेस्टर ही बनता है आरबीसी, जिसे हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। माइलोइड प्रोगेस्टर ही बनता है मास्ट सेल। ठीक है, और माइलोइड प्रोगेस्टर से ही बनता है माइलोब्लास्ट। ठीक है, और माइलोब्लास्ट से फिर आगे फर्दर बनता है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, मोनोसाइट। इतना क्लियर हो गया? अब एक एक सेल को समझो, जैसे यहां हमने समझा था लिम्फोइड में, अब एक एक सेल को हम यहां भी समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा बोन मैरो में सेल बना, क्या बना, स्टेम सेल बना। फिर वो स्टेम सेल कन्वर्ट हो गया माइलोइड प्रोगेस्टर में, कॉमन माइलोइड प्रोगेस्टर में। कॉमन माइलोइड प्रोगेस्टर से फिर वो कन्वर्ट हुआ मेगा क्रायोसाइट। ठीक है, मेगा क्रायोसाइट से फिर वो आगे कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बोसाइट में। तो प्लेटलेट बनने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, सबसे पहला स्टेम सेल था, फिर माइलोइड प्रोगेस्टर था, माइलोइड प्रोगेस्टर के बाद तीसरे नंबर पे आपका मेगा क्रायोसाइट बना, फिर मेगा क्रायोसाइट के बाद में लास्ट में चौथी स्टेज आके जो आपका थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट है वो बना। तो प्लेटलेट बनने में कितनी बार सेल ने अपने आप को चेंज किया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथी स्टेज में जाके थ्रोम्बोसाइट बना है। ठीक है, स्टेम सेल से थ्रोम्बोसाइट बनने में कितने, 1 2, बीच में 2 स्टेज चेंज हो रहे हैं ना। एक कॉमन माइलोइड बना, कॉमन माइलोइड से डिवाइड हुआ मेगा क्रायोसाइट। ठीक है, फिर मेगा क्रायोसाइट से थ्रोम्बोसाइट। क्लियर हो गया? तो थ्रोम्बोसाइट बनने की पोजीशन क्या है, चौथी स्टेज में जाके बन रहा है। ठीक है, सेल के डेवलपमेंट की चौथी स्टेज में जाके आपका थ्रोम्बोसाइट बन रहा है। अब आ जाओ आरबीसी की बात करें, इरिथ्रोसाइट की। तो इरिथ्रोसाइट क्या है, सबसे पहले स्टेम सेल था, स्टेम सेल से फिर वो गया आपका कॉमन माइलोइड प्रोगेस्टर में। ठीक है, बेसिकली प्रोजेनिटर भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर, और उसके बाद आपका बना इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इरिथ्रोसाइट में आ गया। क्लियर हो गया? इरिथ्रोसाइट में दोनों सेल बनते हैं, इसमें आपका रेटिक वाला जो न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड है आरबीसी वो भी, और साथ में मैच्योर आरबीसी भी। वो अब स्टेज कहाँ पे जाके बन रहा है, जब हम इरिथ्रोपोइसिस की बात करेंगे, यानी इरिथ्रोसाइट के डेवलपमेंट की बात करेंगे, तब बताएंगे। ठीक है, फिर एक मास्ट सेल होता है, मास्ट सेल भी कहां से बनता है, स्टेम सेल से तीसरे लेवल पे आके बन जाता है। पहला स्टेम सेल था, फिर दूसरा बना माइलोइड प्रोजेनिटर, और माइलोइड प्रोजेनिटर के बाद आपका बन गया मास्ट सेल। ठीक है, अब बात करते हैं भाई डब्ल्यूबीसी के जो बाकी सेल थे, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और मोनोसाइट कैसे बने। तो एक एक का बात करते हैं। तो सबसे पहला आ गया आपका स्टेम सेल, स्टेम सेल के बाद आपका बना माइलोइड प्रोजेनिटर, माइलोइड प्रोजेनिटर के बाद बना माइलोइड ब्लास्ट। ठीक है, माइलोब्लास्ट, सॉरी माइलोब्लास्ट, और माइलोब्लास्ट के बाद आपका पहला बना बेसोफिल, फिर माइलोब्लास्ट के बाद दूसरा बना न्यूट्रोफिल, फिर माइलोब्लास्ट के बाद तीसरा बना स्नोफिल, फिर माइलोब्लास्ट के बाद चौथा बना मोनोसाइट।
इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? से यस और नो? ठीक है, इधर विनीत जी आपको क्लियर हो रहा है? कुछ हो रहा है, ठीक है। सौरभ जी आपको कुछ समझ में आ रहा है? सौरभ पाल जी लगता है आउट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई यहां पे, तो स्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ये तीन पार्ट तो जाके आगे कोई इसका डिवाइडेशन नहीं है, हमें सेल मिल गए। अब मोनोसाइट के बाद एक और सेल बन रहा है, ठीक है, मैक्रोफेज, MACROPHAGE, लास्ट में आप देख रहे होगे मैक्रोफेज एक बन रहा है। तो वो कैसे बन रहा है? तो वो बन रहा है एक, यहां दो, यहां तीन, यहां चार और ये पांचवा, यानी पांचवे पे जाके ये मैक्रोफेज बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? स्टेम सेल था, फिर गया कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से फिर बना ये माइलॉइड ब्लास्ट, माइलॉइड ब्लास्ट से गया मोनोसाइट, मोनोसाइट के बाद ये बना मैक्रो, MACRO, मैक्रो बोलेंगे, मैक्रोफेज, ठीक है। तो ये एक सेल की ओवरऑल फॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इस फॉर्मेशन को, ये जो एरो चार्ट आप लोग देख रहे हो, ये जो एरो चार्ट आप लोग देख रहे हो, ये आपका हिमेटोपोइसिस के अंडर में आता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये आपका जो था हिमेटोपोइसिस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन फेज था, स्टार्टिंग का। उम्मीद करता हूं अभी इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसकी जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, तो थ्योरी पार्ट में आपका बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी है, तो उसमें घबराना नहीं है। जो चीज मैंने आपको अभी समझाई है, ठीक है, जो सेल की ये फॉर्मेशन मैंने समझाई है, यही बस लिखी हुई है आपकी किताब में, ठीक है। तो इसको जब आप रीड करोगे तो आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी मिलेगी, और वो टर्मिनोलॉजी मैं अभी कोशिश करता हूं तो आपको बता भी देता हूं। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगी, वो पढ़ने को मिलेगी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एक मिलेगा। बोन मैरो को हम बोलते हैं माइलॉइड स्टेज, ठीक है, बोन मैरो को हम क्या बोलते हैं? माइलॉइड स्टेज। लिवर में अगर कोई काम हो रहा होगा तो हिपैटिक स्टेज, ठीक है। देखो